नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए अभियान में शामिल दूतावास के अधिकारियों और सामुदायिक संगठनों के साथ बातचीत की। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारतीय दूतावास ने कई प्रयास किए। रूस के आक्रमण के साथ ही आपको बता दें, यूक्रेन में हवाई क्षेत्र की सुरक्षा के मद्देनजर बंद करने का ऐलान कर दिया गया, जिसके बाद बड़ी संख्या में भारतीय छात्र युद्धग्रस्त देश में फंसे रह गए। इन छात्रों को निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा अभियान चलाया, जो कि संघर्ष के बीच चलाया गया। अब तक का सबसे मुश्किल अभियान रहा। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रिजिजू और वीके सिंह भी इस बैठक में शामिल रहे। इन सभी ने रूस के हमले के बाद यूक्रेन से भारतीयों की सुरक्षित निकासी के लिए कीव के पड़ोसी देशों का रुख किया। पुरी, सिंधिया, रिजिजू और सिंह को भारत के विशेष दूत के रूप में युद्धग्रस्त देश में भेजा गया था। बीते दिनों एक मिसाइल के पाकिस्तान क्षेत्र में जा गिरने की घटना गलती से घटी थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में यह बात कही। उन्होंने घटना पर खेद जताते हुए कहा कि मामले की जांच चल रही है। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि भारत का वेपन सिस्टम काफी सुरक्षित हाथों में है। हालांकि पाकिस्तान बात का बतंगड़ बनाने की कोशिश में जुटा है, जिसमें उसे मुंह की खानी पड़ रही है। उन्होंने आगे कहा कि सभापति महोदय, मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि सरकार ने इस घटना को बेहद ही गंभीरतापूर्वक लिया है और इसके लिए एक औपचारिक उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मिसाइल रिलीज हो गई। बाद में ज्ञात हुआ कि यह मिसाइल पाकिस्तान के क्षेत्र में जाकर गिरी। यह घटना खेदजनक है, परंतु यह राहत की बात है कि इस दुर्घटना से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। सभापति महोदय, मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि सरकार ने इस घटना को बहुत ही गंभीरतापूर्वक लिया है और इसके लिए एक औपचारिक उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। कथित दुर्घटना का सटीक कारण जांच के बाद ही पता चल पाएगा। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस घटना के संदर्भ में ऑपरेशंस, मेंटेनेंस तथा इंस्ट्रक्शन के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की समीक्षा भी की जा रही है। हम अपने वेपन सिस्टम की सेफ्टी और सिक्योरिटी को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। इस संबंध में यदि किसी भी प्रकार की खामी पाई जाती है तो उसे तुरंत दूर किया जाएगा। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारा मिसाइल सिस्टम अत्यंत सुरक्षित और भरोसेमंद है। इसके अलावा हमारे सेफ्टी प्रोसीजर्स और प्रोटोकॉल्स उच्च स्तरीय हैं और समय समय पर इसकी समीक्षा भी की जाती है। हमारी आर्म्ड फोर्सेस वेल ट्रेंड एवं डिसिप्लिन्ड हैं और इस प्रकार के सिस्टम को हैंडल करने का अच्छा अनुभव भी रखती हैं। देश के बाद में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद देश के बाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली में महिलाओं के सम्मान में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने महिलाओं के सम्मान में कई बातें कही, तो साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे देश में महिलाओं को सबसे ऊंचे स्थान पर रखा गया। तो साथ ही इस दौरान उन्होंने हिजाब विवाद पर बोलते हुए कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया, मैं सोचता हूं कि उस फैसले का स्वागत करना चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा है, हमारी बेटियां किसी भी धर्म की हों, उन पर किसी भी तरह की बंदिश स्वीकृत नहीं है। स्कूल कॉलेज का अगर ड्रेस कोड है तो उसे हर मजहब के लोगों को मानना चाहिए। जहां तक महिलाओं के सम्मान का प्रश्न है, वैदिक काल से ही, यह आधुनिक भारत में नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही, वैदिक काल से ही हमारे भारत में महिलाओं का कैसा सम्मान रहा है, यह बतलाने की जरूरत नहीं है। मैं कह सकता हूं कि दुनिया का कोई देश नहीं है जैसा सम्मान भारत में अति प्राचीन काल से, एंशिएंट इंडिया की बात कर रहा हूं, वैदिक काल की इंडिया की बात कर रहा हूं, जो सम्मान महिलाओं का भारत में रहा है वह दुनिया के किसी देश में नहीं रहा है। वैदिक काल में ही हमारे देश की महिलाओं को शास्त्रार्थ करने की, वेदों की व्याख्या करने की, व्याख्या का मतलब मैं समझता हूं उसको एक्सप्लेन करने की का जो रोल रहा है हमारे देश की महिलाओं का, आपने नाम सुना होगा, बहुत सारी ऐसी
महिलाएं हैं, मैं समझता हूं दुनिया के किसी देश में नहीं रहा है। आप ये पूछेंगे कौन सा अधिकार है, तो मैं सबसे पहले मैं कहूंगा कि दुनिया देश का अकेला देश है, भारत दुनिया का अकेला देश है जहां 2500 वर्ष पहले, मोर देन 2500 ईयर, यहां पर महिलाओं को धर्म और शास्त्र की व्याख्या करने का, जैसे मैंने बताया, ये पूरा अधिकार था। आपने नाम भी सुना होगा, गार्गी का नाम सुना होगा, अपाला का नाम सुना होगा, मैत्रेयी जैसे विदेशियों का नाम आपने सुना होगा। और मैं मानता हूं कि वहीं राज्यसभा में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री के निर्देश पर हमने ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया, जिसके अंतर्गत यूक्रेन रूस के बीच चल रहे संघर्ष की स्थिति के दौरान चुनौतीपूर्ण निकासी अभियान चलाया गया। इसके लिए हमारा समुदाय चुनौतियों का सामना करते हुए यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में मौजूद था। आधे से ज्यादा छात्र पूर्वी यूक्रेन के विश्वविद्यालय में थे, जो क्षेत्र रूस की सीमा से लगा है और अब तक संघर्ष का केंद्र रहा है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के छात्रों को निकाला गया। गंभीर संघर्ष से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद हमने सुनिश्चित किया कि लगभग 22,500 भारतीय नागरिक सुरक्षित वापस लौट पाए। Or you should have done this faster. Please understand what was the situation of the students. The students, who do they listen to? They listen first of all to the university. They listen to their student advisors. They listen to the local government. They listen to other students. They talk to their families and say, should I come back or not? But having said all that, let us also recognize about 4,000 of them actually returned due to our advisories. So please think that through. If our advisories were of no use, why did 4,000 people come back? The fact is, advisories impacted many people. There were also others who were in a predicament, and because of that predicament, many of them put it off. In fact, on the day the fighting broke out, there was actually a plane on its way, which we had to call back. So today, to make this very sweeping judgments that you should have done that or you should have done this, I think it is most of all, I mean, forget the government, we are used to criticism. Please think of the students. Don't tell students who are in that situation that at that time their judgment was wrong. I think they did what was they thought right under the circumstances. केंद्र सरकार ने देश में 12 से 14 साल की उम्र के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने की परमिशन दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के मुताबिक 16 मार्च से 12 से 13 और 13 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का कोविड टीकाकरण शुरू हो रहा है। सरकार के मुताबिक 12 से 14 साल के बच्चों को 16 मार्च 2022 से कोरोना वैक्सीन लगेगी। इस आयु वर्ग के बच्चों को हैदराबाद की बायोलॉजिकल ई की वैक्सीन लगाई जाएगी। आपको बता दें कि अभी 15 साल से अधिक उम्र के बच्चों का रजिस्ट्रेशन ऑन स्पॉट हो रहा है। यही सुविधा 12 से 14 साल आयु वर्ग के लिए रहेगी। तरीके से बच्चों में जिनमें कोमॉर्बिडिटी में बीमारी को गंभीर बीमारी और मृत्यु होने की संभावना 5 से 6 गुना बढ़ जाती है एज कंपेयर टू जो स्वस्थ बच्चे हैं। ओवरऑल बच्चों में कोविड का बहुत कम असर होता है, लेकिन अगर कोमॉर्बिडिटीज हों तो गंभीर बीमारी होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है और मृत्यु की भी। अब 10 से 15% हमारी जो पॉपुलेशन है बच्चों की, उसमें कुछ न कुछ कोमॉर्बिडिटीज हैं, चाहे मोटापा है, डायबिटीज है, रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, हार्ट डिजीज है, ट्रांसप्लांट है, कैंसर है, इस तरीके की बहुत सारी बीमारी। लेकिन आम जब कार्यक्रम सामान्य टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा होता है तो इनकी पहचान करना मुश्किल होता है। तो ये कार्यक्रम की तरफ से ये निर्णय कि कार्यक्रम की जो परेशानियां हैं उसको देखते हुए पहले 15 से 18 में भी सभी को टीका लगाया गया था और अभी 12 से 15 के बीच में भी जो बच्चे हैं सभी बच्चों को टीका लगा। कर्नाटक के स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने की परमिशन नहीं मिलेगी। कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलवार को यह फैसला दिया। पिछले 74 दिन से इस मामले पर जारी घमासान को लेकर दिए फैसले में हाई कोर्ट ने 2 अहम बातें कही। पहली, हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं। दूसरी, स्टूडेंट्स स्कूल या कॉलेज की तयशुदा यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते।
हाईकोर्ट ने हिजाब के समर्थन में मुस्लिम लड़कियों समेत दूसरे लोगों की तरफ से लगाई गई सभी 8 याचिकाएं खारिज कर दी। चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस हाजी मोहिउद्दीन की 3 मेंबर वाली बेंच ने राज्य सरकार के 5 फरवरी को दिए गए आदेश को भी निरस्त करने से इनकार कर दिया, जिसमें स्कूल यूनिफॉर्म को जरूरी बताया गया था। वहीं अब इसको लेकर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। देखिए, इस्लाम में पर्दे की एक अहमियत है। कोर्ट माने ना माने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस्लाम की जो मान्यताएं हैं, संविधान ने उस पर पूरे तौर पर अमल करने की हमें इजाज़त दी है। और इस्लाम की ये मान्यता है कि लड़की को, औरत को पर्दे में रहना चाहिए। और हमारी देश की सभ्यता और कल्चर भी है। आप चले जाइए राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार, बंगाल, किस तरह से औरतें जो है अपने आप को बगैर किसी भेदभाव के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब अपने आप को पर्दे में रखती हैं। तो ये हमारे देश का कल्चर है। जब से बीजेपी सरकार आई है, इसी तरह से धार्मिक मान्यताओं को ख़त्म करने पर तुली हुई है। ये वो सरकार है जिनके वक्त में वो वर्डिक आया कि रिलेशनशिप जायज़ है। ये वो सरकार है जिसके वक्त में वो वर्डिक आया कि साहब, अगर मेरी औरत किसी दूसरे मर्द के पास बग़ैर मेरी मर्ज़ी के, अपनी मर्ज़ी से सो जाती है तो मुझे कानूनी चाराजोई करने का हक़ नहीं है। हमें पूरी उम्मीद, आपको याद होगा बाबरी मस्जिद के फैसले में जो इन लोगों ने एक आवाज़ उठाई थी और जिस तरह से ये बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा अपने जजमेंट में कहा कि नहीं, हमें ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी हो। ये अलग बात है कि उन्होंने अपना निजी अधिकार इस्तेमाल करते हुए वो जगह राम मंदिर को दे दी और मुसलमान भी चुप रहा। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे हुए लोग हैं वो गहराई के साथ मंथन करेंगे इस बात का, और हमें इंसाफ मिलेगा और हमारी बेटियों को इंसाफ मिलेगा। बड़ी बात यह है कि हमारी बेटियों को इंसाफ मिलेगा। कल जब हम इस बात को लेकर चर्चा करते थे कि साहब ये लड़कियां कैसे कपड़े पहन रही हैं, ये अधनंगी घूम रही हैं, बिकनी में फिर रही हैं, तो यही लोग थे जिन्होंने कहा था कि साहब आप तो औरत की आज़ादी को छीनना चाहते हो। अगर मेरी बेटी अपनी आज़ादी से, अपनी स्वेच्छा से पर्दे में रहना चाहती है, बुर्के में रहना चाहती है। खबरें लगातार जारी रहेंगी। यहां वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हिमाचल के कांगड़ा में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टेबल टेनिस और वेट लिफ्टिंग एकेडमी की शुरुआत की। वहीं अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की नीतियों का जनता ने समर्थन किया है। तो साथ ही उन्होंने 5 राज्यों के चुनावों में मिली जीत को लेकर कहा कि जनता ने केंद्र और प्रदेश की नीतियों को स्वीकार किया और विपक्ष अपनी नाकामियों को अभी बरकरार रखे हुए है। खेलो इंडिया रेजिडेंशियल सेंटर वेट लिफ्टिंग और टेबल टेनिस का, जहां एक और स्थानीय खिलाड़ियों को एक अवसर देगा, बेहतर कोचिंग का, बेहतर रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ का। वहीं पर भविष्य में इस क्षेत्र से देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी खेल सके, इसलिए सेंटर यहां पर बनाया गया है। और खेलो इंडिया का कल्पना ही माननीय प्रधानमंत्री जी की ये है कि देश भर में ऐसे हज़ारों सेंटर्स खोले जाएं ताकि ग्रामीण क्षेत्रों से जो प्रतिभाएं हैं उनको निखारा जा सके, उनको तराश कर आगे पहुंचाने का अवसर हो। फिर खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो या खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो, वहां पर उनको इवेंट ज़्यादा मिल सकें परफॉर्म करने के लिए। इसी तरह से टॉप स्कीम्स बनाई गई है, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, ताकि ओलंपिक्स में मेडल जीतने के लिए एलीट खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जाए, उनका रहने का, खाने पीने का, उनकी खेलों का। दुनिया भर में भारत के इलेक्शन कमीशन की तारीफ होती है कि 550 से ज़्यादा लोकसभा क्षेत्रों में और हज़ारों विधानसभाओं में जब भी चुनाव होते हैं, ईवीएम की प्रक्रिया ऐसी है कि उसको स्थापित करने से पहले भी सिग्नेचर होते हैं, वोटिंग होने से पहले चेक करवाई जाती है, वोटिंग पूरी होने के बाद उसको सील किया जाता है, फिर उसके डब्बे को सील किया जाता है, फिर जिस स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाता है उसकी खिड़कियों, उसके दरवाजे को भी सील किया जाता है, और ये सभी राजनीतिक दलों के सामने किया जाता है। जब इतनी सील होगी उसमें कौन हेरा फेरी कर सकता है।
बात यह है कि कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं, कांग्रेस, सपा, बसपा, जिन्होंने 2014, 2017, 2019, 2022 4 चुनाव लगातार हारे। जनता ने इनको नकारा है और इन्होंने इस बात को स्वीकारा नहीं और इसलिए बार बार ये लोग हार रहे हैं। ये अपनी खामियां। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत हासिल की तो वहीं उनके टक्कर में खड़ी तमाम विपक्षी पार्टियों को चुनाव परिणाम से निराशा झेलनी पड़ी। उत्तर प्रदेश का दिग्गज नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने हार के बाद ईवीएम को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। चुनाव से ठीक पहले भाजपा छोड़कर सपा में शामिल होने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने हारने पर मतगणना में गड़बड़ी का आरोप लगाया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बैलेट पेपर की वोटिंग में समाजवादी पार्टी 304 सीटों पर जीती, जबकि भाजपा मात्र 99 पर, किंतु ईवीएम की गिनती में भाजपा चुनाव जीती। इसका मतलब है कोई न कोई बड़ा खेल हुआ है। बात बीजेपी और सपा की नहीं, बात है लोकतंत्र की, चुनाव आयोग की पारदर्शिता, निष्पक्षता और पवित्रता की। स्वाभाविक रूप से जो 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ, बैलेट पेपर वोटिंग में समाजवादी पार्टी 304 पर जीती, जबकि भाजपा मात्र 99 पर। लेकिन ईवीएम की गिनती में भाजपा कैसे जीती, ये अपने आप में एक सवाल छोड़ जाती है कि 304 सीट पर जीतने वाली समाजवादी पार्टी पीछे हो गई, 99 पर जीतने वाली बैलेट पेपर वोटिंग में भाजपा आगे हो गई। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कोई बड़ा खेल हुआ है। इसलिए इस पर सभी जो भी हमारे मीडिया के लोग हैं या अन्य विद्वत समाज के लोग हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको विश्लेषण करना चाहिए कि हम और अच्छी पारदर्शी तरीके से कैसे चुनावी प्रक्रिया को सशक्त कर सकते हैं। लोकतंत्र में जो जनता का आस्था है उसको हम कैसे अक्षुण्ण बनाए रख सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को लेकर आज अहम घोषणा की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2010 से 2016 तक प्रदेश में जमीन की रजिस्ट्रियों के मामले में जहां भी 7A का उल्लंघन हुआ, ऐसे मामलों की जांच करवाई जाएगी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने यह घोषणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान की। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान सरकार के समक्ष जब भी भ्रष्टाचार का कोई मामला सामने आया, सरकार ने स्वयं संज्ञान लेकर उस पर आगामी कार्रवाई की है। मैं अभी ये घोषणा भी करता हूं कि 7A का उल्लंघन हमने तो अपने 2017 से शुरू किया था, लेकिन आपको लगा कि शायद अभी हो रहा है। 7A का उल्लंघन बहुत पहले से हो रहा है और आज मैं इस हाउस में इंक्वायरी के लिए पूरा समय तो कहा तो नहीं, लेकिन कम से कम पिछले 5-7 साल 10 साल का और 2010 से लेकर 2016 का ये इंक्वायरी 7A का उल्लंघन की मैं आज यहाँ घोषणा करता हूँ। ये इंक्वायरी भी हम कराएंगे कि कितना 7A का उल्लंघन। मैं 2010 से घोषणा कर रहा हूँ, 140 के लगभग तहसीलें, सब तहसीलें हैं, सबकी पूरी जानकारी उस समय तक का रिकॉर्ड देखा जाएगा। उस रिकॉर्ड में 7A का उल्लंघन कहाँ हुआ है, अब वो जिन भी पटवारियों ने किया होगा, तहसीलदारों ने किया होगा, आज उनके खिलाफ एक्शन क्या हो सकता क्या नहीं अलग बात है, लेकिन उस टाइम फ्रेम तो गया ना कि अब तुरंत उसकी जानकारी लेंगे। 2010 से। वहीं हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जमीनों की रजिस्ट्री के मामले में अनियमितता करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। राज्य सरकार को जहां भी गड़बड़ी होने का अंदेशा हुआ तो उसकी जांच करवाई गई और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जिस प्रकार से राज्य सरकार ने जमीनों की रजिस्ट्री करने में नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की, उसको देखते हुए विपक्ष के सदस्यों को आलोचना की बजाय सराहना करनी चाहिए, क्योंकि आज तक के इतिहास में इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं की गई।
की रिस्ट्रिक्शन है कि 7A का जो एरिया है जिसके अंदर आपको 2 परमिशन अर्बन एरिया के अंदर लेनी पड़ती है, जो कि पहली अर्बन लोकल बॉडीज से और दूसरी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से। अगर कोई वो दोनों परमिशन प्राप्त करता है तो उसकी रजिस्ट्रेशन परमिटेड है। मगर जो माननीय सदस्य पूछना चाह रहे थे, अपने सवाल में लिखित तौर पर नहीं पूछ पाए कि क्या एयरफोर्स स्टेशन के 100 मीटर के अंदर कोई इस तरह का प्रतिबंध है, वो हमने इनके सवाल के बाद स्पेसिफिकली एग्जामिन करवाया। और कई वर्षों पूर्व कोई वहाँ पर ऑफिसर्स रहे जिनने गवर्नमेंट की परमिशन के बिना अपने लेवल पर हाई कोर्ट के ऑर्डर को रीरेट्रिएट करते हुए 100 मीटर के दायरे के अंदर रजिस्ट्रेशन पर स्टॉपेज लगा दी थी। और मैं अश्योर करता हूँ कि विद इन 48 आवर्स उसको एग्जामिन कर उसको दोबारा खोला जाएगा। आने वाले भविष्य में उस 100 मीटर के दायरे में किसी को भी अपनी लैंड परचेज सेल करनी है, चाहे वो 15 एकड़ वाला हो चाहे 15 गज वाला हो, 1 एकड़ से ऊपर तो उसको सिर्फ ULB की NOC की जरूरत पड़ेगी, मगर 1 एकड़ से। और इसी के साथ ही देश की बात में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।